हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंस में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। 10th क्लास की साइंस के अंदर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है। चाहे हम लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन की बात करें प्रीवियस ईयर या शॉर्ट की बात करें, आज साइंस के ऊपर फाइनल लेक्चर आने वाला है और ये जो लेक्चर है इसमें हम जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होता है, 18 क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो वो हो गए 20 मार्क्स। तो 38 मार्क्स जो है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। चाहे आप वेरी शॉर्ट समझो उनको या शॉर्ट समझो, 19 से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर जो भी हमें लगा कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो इस जो यूट्यूब चैनल है टीचिंग बायोलॉजी, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन वो हमने लिया है फिजिक्स से। जी हाँ, फिजिक्स से लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, व्हाट डज लाइट रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व। ऑप्शन है आपके सामने, लाइट बेंडिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट, दूसरा है लाइट चेंजिंग डायरेक्शन अपॉन हिटिंग ए सरफेस, तीसरा है लाइट पासिंग थ्रू ए मीडियम विदाउट डिविएशन, और चौथा है लाइट एमिशन फ्रॉम ए सोर्स। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइट चेंजिंग डायरेक्शन अपॉन हिटिंग ए सरफेस। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी पार्ट। सेकंड है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या होते हैं बताइएगा। दे प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ओनली, दे प्रोड्यूस रियल इमेज ओनली, they produce both real and virtual image depending on the object distance, they do not produce any image। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा they produce both real and virtual image depending on the object distance। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। कीजिएगा एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन द सेम साइड एज द मिरर और कंसीडर्ड पॉजिटिव, distances measured in the direction of incident light or considered positive, distances measured against the direction of incident light or considered positive, objects placed on the opposite side of the mirror are considered positive। तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें, इसका जो आंसर है वो है distances measured against the direction of आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, डिस्कस द कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। जी हाँ, बताइए क्या कंडीशन रहती है नो रिफ्रैक्शन के लिए। जब लाइट इंटर्स करेगी एक डेंसर मीडियम में, जब लाइट इंटर करेगी एक लेस डेंस मीडियम में, जब लाइट इंटर करेगी एक मीडियम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब लाइट इंटर करेगी ए मीडियम अलोंग द नॉर्मल। तो ऑप्शंस आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा व्हेन लाइट इंटर्स द मीडियम अलोंग द नॉर्मल। ये इसका आंसर है। यूनिट नंबर सेकंड है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। क्या होता है, ह्यूमन आई एक ऑर्गन है, यहां भी लिखा है ऑर्गन है, यहां भी यहां भी यहां भी। मान लिया ह्यूमन आई एक ऑर्गन है, क्या वो साउंड वेव को डिटेक्ट करती है, क्या वो लाइट वेव को डिटेक्ट करती है एंड अलाउ अस टू सी, क्या वो हीट वेव्स को डिटेक्ट करती है, या फिर वो टेस्ट सेंसेशन के काम आती है। तो यहाँ पे तो सिंपली है सी। आपने देख लिया कि हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, ये जो है इसका आंसर आएगा बी पार्ट। What is the power of accommodation? जी हाँ, पावर ऑफ accommodation में आपके पास ऑप्शन है, the ability of eye to adopt to bright light, the ability of eye to adjust focus for near and distant object, the ability of the eye to detect colors, the ability of the eye to distinguish between of different shapes। तो आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा the ability of the eye to adjust focus for near and distant object। ये होता है पावर ऑफ accommodation। क्या होता है, पावर ऑफ accommodation।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। बताइएगा क्या होते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, और हम बात करें करेक्शन किस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मायोपिया, इसको क्या कर्क्यो लेंस लगाने से ये ठीक हो जाता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, क्या इसको कन्वेक्स लेंस लगाने से ठीक होता है। हम सबको देखें जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा यही, जो मायोपिया है ये कॉन्क्यू लेंस लगाना पड़ता है, और हाइपरमेट्रोपी के लिए कन्वेक्स लगाना पड़ता है। बाकी जो नीचे हैं वो इसके ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, डिस्कस द रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होकर जब लाइट पास होती है एक प्रिज्म में, रिफ्रैक्शन occurs due to the reflecting of light by a prism. Refraction occurs due to the bending of light by prism. Refractions occur due to the reflection of light by a prism. तो ये देखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहला आएगा रिफ्रैक्शन occur when light pass through a prism, while dispersion जो होता है occur due to the separations of colors। क्या आएगा, separations of color। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट causes atmospheric refraction, कौन काज करता है, व्हाट causes। तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है इसका आंसर आएगा। फिजिक्स की बात हो रही है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, क्या होता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स when placed in an electric field। इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, potential difference between 2 points in a circuit, resistance offered by a conductor, the energy dissipated as heat in circuit। तो इसका जो अगर हम आंसर की बात करें इसका आंसर आएगा कि जब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, क्या ये सही है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्या ये सही है। तो हम आंसर की बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। क्या सी पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये होता है वोल्टेज एट ए पॉइंट इन ए सर्किट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके डन, यहां तक क्लियर है। उसके बाद है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे है रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस बाय वोल्टेज। तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा करंट जो है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, और उसका बताना इट्स डिपेंडेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये सही है। रेजिस्टेंस जो है इज द पोजीशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट, क्या ये सही है। रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, क्या ये सही है। रेजिस्टेंस इज ए फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट, क्या ये सही है। तो सही क्या है वो आंसर आपके सामने है, रेजिस्टेंस is the opposition to the form of flow of current in a circuit and depends on length, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मटेरियल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। तो इन सीरीज रेजिस्टेंस ऐड अप, इन सीरीज रेजिस्टेंस डायमिनिश, इन बोथ सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड अप, इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस डायमिनिश। तो इसका आंसर की बात करें वो है पहला, इन सीरीज रेजिस्टेंस ऐड अप व्हाइल इन पैरेलल दे डायमिनिश। ओके, ये इसका आंसर है। अब आता है आपका फिजिक्स से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, व्हाट इज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या है। ऑर्स्टेड जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों वो क्या है, पहला है ये एक एक्सपेरिमेंट है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो डिटरमाइन करता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा कहता है एक एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, और चौथा कहता है कि एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट। तो आंसर की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड
और फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए पार्ट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अस अराउंड ए मैग्नेटिक वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस आर experienced and field lines represent the direction of the magnetic field। ठीक है ना, यहां तक इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बात करें। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स concentric circles around the conductor with the direction given by right hand rules। दूसरा कहता है द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स parallel lines along the conductor with the direction given by the left hand rules। चौथा कहता है द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स रेडियल लाइंस परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। अब हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर आएगा वो ए आएगा। ए क्या आएगा? द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स concentric circle around the conductor with the direction of given by the right hand rules। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, आपको डिस्क्राइब करना है द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे आपके सामने है बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आज का जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट आंसर आएगा। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। आपको डिस्कस करना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या होता है देखिएगा, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, और जब आंसर आएगा, आंसर इसका आएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर टाइपिकली वायर्ड इन ए पैरेलल टू अलाउ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ डिवाइस। अब आता है जी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की हम बात करें, पहला क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? जी हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की, रिएक्शन। दूसरा है हाउ डू यू राइट ए केमिकल इक्वेशन? क्यों हम राइट करते हैं केमिकल इक्वेशन? क्योंकि बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला, बाय यूजिंग सिंबल, हाउ डू, कैसे, हाउ डू यू राइट ए केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हैं हम, यूज करते हैं सिंबल और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। जब हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसका जो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एडजस्टिंग कोफिशिएंट टू इक्वलाइज एटम्स। क्या एडजस्ट करते हैं हम? कोफिशिएंट को एडजस्ट करते हैं ताकि जो एटम्स हैं वो इक्वलाइज हो जाएं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकल केमिकल रिएक्शंस। कौन सा? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फिजिकल या फिर ऑक्सीडेशन। तो आंसर इसका आएगा फिजिकल रिएक्शन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑप्शंस आपके सामने है, जो आंसर आएगा वो आएगा कंबस्टन एंड रस्टिंग। इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का? कंबस्टन और रस्टिंग है। एग्जांपल बतानी है आपको क्रोजन और एसिडिटी की, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इजी है। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है कार्बन एंड कंपाउंड, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड, बताइएगा कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। दूसरा है नेम द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और आप जानते हैं ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, कॉपर नहीं, सिल्वर नहीं, ग्रेफाइट एंड डायमंड है। ठीक है, दैट इज ऑल। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है व्हाई इज कार्बन कंसीडर्ड वर्सेटाइल। क्यों? क्योंकि it can form long chain, it can bond with various elements, it can exist in multiple forms। तो all of the above इसका आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है what distinguish saturated and unsaturated hydrocarbons। बताइएगा presence of double bond, presence of triple bond, क्या इनको कौन सी बॉन्ड है जो कि इनको डिस्टिंग्विश करती है? तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। बोथ आर, क्या वो अल्कोहल हैं, क्या वो दोनों एसिड्स हैं, क्या दोनों सॉल्वेंट्स हैं, क्या दोनों नॉन रिएक्टिव हैं? तो आंसर इसका आएगा बोथ आर अल्कोहल्स, दोनों क्या हैं? ये अल्कोहल्स हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जी हाँ, क्या है? बोथ आर एसिड है, बेस है, क्या है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ आर सर्फेक्टेंट्स। ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें, पहला आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं ये मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर यहाँ पे लिखा है कंडक्टर्स। अब क्या कौन से कंडक्टर होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं? आप जानते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर नॉन रेजिस्टर्स, ये बात गलत लिखी है उन्होंने। मेटल्स आर इंसुलेटर्स, नॉन मेटल्स आर मैग्नेटिक। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या है? जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
मेटल्स आर डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें जो लिया गया है वो है व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस, हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, या ऑल ऑफ द इबो। तो करेक्ट आंसर जी इसका है ऑल ऑफ द इबो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जी हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है। A list of metals arranged in order of increasing reactivity, a list of metals arranged in order of decreasing reactivity, a list of metals arranged in alphabetical orders। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा a list of metals arranged in order of increasing reactivity। What causes the reactivity of metals and non-metals? Number of protons, number of neutrons, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है डिस्क्राइब करना है occurrence of metals and their extractions। metals are found as ores and are extracted by electrolysis, क्या ये सही है। metals are found in pure form and are extracted by heating, क्या ये सही है। metals are found as minerals and are extracted by chemical reactions, क्या ये सही है। metals are found as compounds and are extracted by mining, क्या ये सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, metals are found as compounds and are extracted by mining। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है हाउ इज क्रोजन ऑफ मेटल्स प्रिवेंटेड, किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है। क्या हम पेंट करते हैं सरफेस को, क्या हम लेयर ऑफ ऑयल लगाते हैं, क्या हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या ये सभी हम कुछ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, इसका है ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ हम करते हैं। अब आता है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है वो है व्हाट आर एसिड एंड बेसिस, क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर व्हाइल जो बेस होते हैं रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। एक्सप्लेन करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, बोलिएगा। तो इसका अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा सब कुछ है। मतलब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, प्रोड्यूस करते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस, और जो बेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, प्रोड्यूस करते हैं वाटर और साल्ट, ये भी सही है। नीचे जो है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड व्हाइल बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये आपको ये सब कुछ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 4 की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें क्या कुछ पूछा गया है। पहला यहाँ पूछा गया है डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस। यहाँ पे लिखा है both acid and base conduct electricity when dissolved in water, both acid and bases have a bitter taste, both acid and base turn litmus paper in red, both acid and base have a pH value of 7। तो आंसर की अगर हम बात करें जो इसका आंसर आएगा both acids and bases conduct electricity when dissolved in water। इस तरह से हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहां से डिफाइन पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है और पीएच क्या होता है बताइएगा। pH is measure of the concentration of hydrogen ions in a solution and it is important for determining the acidity or basicity of a solution। देखिए हम आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या है, पहले ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, दूसरा कहता है डिस्कस द आइडिया ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर फैमिलीज। डिस्कस कीजिए इसका आइडिया और साल्ट का और इसकी फैमिलीज का। यहाँ पे लिखा हुआ है साल्ट जो होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और कंपोज होते हैं मेटल कैटायंस एंड नॉन मेटल्स आयनाइन। दूसरा क्या कहता है salts can be formed by the reaction between an acid and a base। salts can be classified into families based on their chemical compositions and properties, all of the above। तो आंसर जो है इसका क्या आएगा, all of the above, सब कुछ जो है ये सही है। नेम द केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट्स, बताइएगा कौन से केमिकल्स हैं जो हम डिराइव करते हैं कॉमन साल्ट से। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट या जिंक। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा,
सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, कॉमन सॉल्ट से हम ये केमिकल ड्राइव करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस से पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बताइएगा क्या वो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये इसका एसेंशियल फंक्शन है। हम एसेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म एंड मूवमेंट, रिस्पायरेशन एंड न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। हालांकि ये सभी जो हमने लिखे हुए हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एसेंशियल की जब बात आती है तो यहाँ पे आंसर आएगा रेस्पायरेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना, अगर आप सांस नहीं लोगे तो कहाँ जिंदा रहोगे यार। ठीक है, मूवमेंट की बात करेंगे, मान लिया आप पैरालिसिस हो तो फिर भी आप जी सकते हैं ना, कई साल जी सकते हैं। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और सोच समझ के आपको टिक करना होगा। हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाय सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है ना, खुद बनाते हैं अपनी खुराक, जैसे हम कह सकते हैं प्लांट लेता है सन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। होलोजाइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप, सैप्रोफाइट। बताइएगा कौन से है। मुझे लगता है ना आपको पैरासाइटिक लगता है नहीं है ना, या ऑटोट्रॉपिक। बोलिएगा कौन सा है। देखिए इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक है आ सकता है ह्यूमन मेड के अंदर, ऑटोट्रॉप्स जो है प्लांट्स के अंदर आता है। रिस्पायरेशन की हम बात करें, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व क्या करती है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रेस्पिरेशन जो है सब कुछ करती है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into ATP भी करती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं इसका आंसर, थ्रू जाइलम टिश्यू। याद रखना जाइलम से क्या लेता है, ये प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्राइमरी इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ। क्या होता है रिमूवल, तो सिंपल जो है इसमें आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है। जो साल्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो रिमूव किया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हम बात करेंगे। पहला है रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सिंपली अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें। हाउ आर टिश्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड, किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाय द स्कल, स्कल की वजह से। इस तरह से नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इन इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय, किससे होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। उसके बाद है हार्मोन्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसकी वजह से, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं भाई। ठीक है, व्हाट causes immediate response to stimuli in plants, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा growth movements। क्या आएगा, growth movements। How does nervous tissue cause action in animals by transmitting electric signals। क्या होते हैं, electric signals की वजह से। अब आता है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 है how do organisms reproduce। और जहां तक मुझे लगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेकर आया हूं। Why is variation important in reproduction, क्योंकि to enhance survival chances, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होती है। What is the mode of reproduction used by unicellular organisms, तो इसमें आंसर आएगा fission। क्या होता है, fission होता है unicellular organism के अंदर। What is the significance of sexual reproduction, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, it leads to genetic variation। उसके बाद आता है जी इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन टाइपिकली occurs in कहाँ होती है, fallopian tubes के अंदर। What is reproductive health, reproductive health क्या होता है, reproductive health बात करें, prevention of genetic disorders, yes, promotion of safe sexual practice, yes, ensuring fertility in all individuals, yes। तो all of the above इसका आंसर आएगा बच्चों।
अब हम चलते हैं हेरिडिटी के ऊपर, यूनिट नंबर 4 है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इससे म्यूटेशन भी हो सकती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है जो मेंडल्स है कंट्रीब्यूशन टू हेरिडिटी इंक्लूड्स, क्या क्या इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये माना जाता है। हाउ आर इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा थ्रू जीन एक्सप्रेशन, थ्रू जीन एक्सप्रेशन हाउ आर इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड। अब लास्ट जो है आपका यूनिट और एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट में पहला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, बताइए क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं पोल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, तो ऑल ऑफ द जो एबो जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या कुछ होते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं बोथ बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट वो है, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो आप सभी जानते हैं बाय कॉजिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्या करता है ओजोन लेयर जो है, सिंपली आपको पता है व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है, जो इसका और इसका लिंक आपस में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या क्या कुछ किया है, इसने एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वहां पे ऑक्सीजन था O3 था, उसको बहुत पतला कर दिया है, जिसकी वजह से अब होल होने वाले हैं, अब कई जगह होल हो चुके हैं, ओजोन लेयर पतली हो चुकी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आप सभी जानते हैं कि जो हम यूज करते हैं घरों के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक। अब इन्होंने चेंज किया हुआ है। हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस, किस तरह से करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बाय रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। हम नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ बता दिया, लेकिन जो भी आपकी 10th क्लास में हमें लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपके एमसीक्यूज बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स जो हैं वो आपके एमसीक्यूज से आने वाले हैं, तो इसीलिए लेक्चर लेकर मैं आया था, और आई होप आपको ये पसंद आएगा, और आप प्लीज इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल सकता है हमारे जेके स्टडी मटेरियल के, जो वहां पे जो हमने टेलीग्राम का लिंक है या फेसबुक का लिंक है, वहां पे आप, या हम इंस्टा की बात करें तो सब कुछ हमारा है जेके स्टडी मटेरियल। तो जेके स्टडी मटेरियल में आपको हर चीज मिलेगी, हर चीज आप वहां देखिएगा। तो टीचिंग बायोलॉजी में अगर आपको नेक्स्ट क्या चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं उसी हिसाब से आपके लिए लेकर आऊंगा।